बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अल्फा सीरीज की। तो आज ये अल्फा सीरीज का पहला लेक्चर है जो कि है क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पूरे चैप्टर को ख़त्म करते चलेंगे। तो चलिए आप भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। देखिए लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम सीरियल वाइज चलते हैं। हम पहले लाइफ प्रोसेस जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम या फिर जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं से हमें क्या समझ में आता है, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बाहरी नहीं, फिजिकल नहीं, हमारे इंटरनल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनका रेगुलेट कंटिन्यू काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसे वो प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, जैसे अगर हम खाना खा लेते हैं तो खाना का पचना जरूरी है। हम अगर सांस नहीं लेते तो हमारा श्वसन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड बॉडी में दौड़ नहीं रहा तो उसका दौड़ना बहुत ज़रूरी है। और जो हम खाना खाए रहते हैं, डाइजेशन होने के बाद उसमें जो वेस्ट मटेरियल, खराब पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सब हमारे शरीर के अंदर होगा तो हम हेल्दी रहेंगे और ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन होगा वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। कहने का मतलब ये जो प्रोसेसेस है ना, यही सब आपके होते हैं जैव प्रक्रम या फिर जीवन की प्रक्रियाएं। यही आपके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको आपके जीवन को बचाते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। डिफिनीशन इसका क्या है कि वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जीवधारी को स्वयं कुछ ऐसे प्रोसेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं वो कोई बाहर से उसको रेगुलेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो उसको सेल्फली उसको करना पड़ता है, ठीक है। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं वेस्ट लाइफ प्रोसेस का, ठीक है, यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे यही सब है, हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसका पाचन हो जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम ब्रीदिंग नहीं करते, ऑक्सीजन अंदर नहीं ले जाते, CO2 बाहर नहीं करते, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि ये सब प्रोसेस अगर बंद हो जाएंगे हम जीवित रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब प्रोसेस का कंटिन्यू हर मोमेंट, हर पल काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जैसे समझिए पाचन हुआ, पाचन अगर नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर हम श्वसन नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते। अगर हमारा ब्लड दौड़ेगा नहीं, मतलब कहते हैं ना हमारा खून हमेशा दौड़ता रहता है, दौड़ने का रीज़न क्या है? एक्चुअली जो हमारा फूड डाइजेस्ट जब हो जाता है, खाना पच जाता है, तो उससे कुछ मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। और वो पोषक तत्व अगर पेट में अवशोषित कर लिया जाता है तो ऐसा नहीं सिर्फ वो पेट में ही रहेगा, वही ब्लड के थ्रू हर बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है। ब्लड का काम ऐसे सिर्फ दौड़ना नहीं होता, वो कुछ काम करता है। ऐसे जो हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, जब वो ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है तो वह ब्लड के साथ जुड़कर वो हर सेल्स तक जाता है। और सेल्स में जाने के बाद जब वहाँ ग्लूकोज पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर सब आग दहन करके एनर्जी निकालते हैं ATP के रूप में, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले फिलहाल का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में,
हमें यही सब एग्जाम्पल देना है कि जीवन की प्रक्रियाएं कौन कौन हैं। तो आप लिख सकते हो जैसे जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, परिवहन हुआ, परिवहन मतलब खून का दौड़ना, बस वही समझ लीजिए, और उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जन आदि। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। अब जैसे खाना जो हम खाते हो ऐसा नहीं वो उसमें जितना हम खाना खाते हैं वो सब हमारे लिए अच्छा रहता है, सब हमारे लिए यूज़फुल रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं और जिनका बॉडी से बाहर निकल जाना ही आवश्यक होता है। तो ठीक है, ये पूरा लाइफ प्रोसेस के बारे में हो गया। अब एक टर्म आता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे एक प्रोसेसेस होते हैं जिनमें संश्लेषण होता है और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें विखंडन होता है। पहले आप संश्लेषण होने का मतलब समझिए। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है, ऐसे संश्लेषण देखिए, हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी आगे जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कुछ अलग अलग मटेरियल्स मिलके एक कंपाउंड बना लेते हैं और वो ग्लूकोज मतलब जिसके रूप में एनर्जी का सोर्स होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तो हरे पेड़ पौधे की भोजन निर्माण का एक प्रक्रिया है, बट कुछ हमारे भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें अलग अलग कार्बनिक पदार्थ मिलकर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा बना लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो एक बड़ा कंपाउंड होता है वो टूटकर छोटा हो जाता है। जैसे ये प्रोसेसेस क्या हैं, एक रिएक्शन ऐसे होता है जिसको हम कहते हैं उपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया, या फिर बोलते हैं इसको एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन। ये एनाबोलिक रिएक्शन क्या है, बस वही अभी हमने बताया। एनाबोलिक रिएक्शंस में क्या होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर एक जटिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ये होता है एनाबोलिक रिएक्शन का। आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु मिलकर जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपचयी अभिक्रिया या फिर एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है अपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया। इसको कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, इनमें एक जटिल कंपाउंड रहता है जो टूटकर सरल कंपाउंड में टूट जाता है। यही समझ लीजिए, जैसे ये एक बड़ा बॉल है, आप इसको बॉल ना समझिए, आप इसको एक ग्लूकोज का अणु समझ लीजिए। ठीक है, C6H12O6 मान लीजिए यह एक ग्लूकोज का एक अणु है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अभी क्या होगा, ये टूट कर छोटे छोटे ग्लूकोज के अणु में हो जाएगा। यानी कि ऐसे ये इतना बड़ा है तो इसके जैसे ऐसे 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 मतलब ढेर सारे ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा है न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। न्यूट्रिशन को कहते हैं पोषण। ठीक है, पोषण क्या है ये देखते हैं। देखिए, इसके नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है। पोषण मतलब खाना पीना, खाना थोड़ा तंदुरुस्त हो जाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पोषण के। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये हमने बताया है, इसे आपको समझ लो। पोषण क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो मटेरियल्स मिलते हैं जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, मतलब जो भी हैं ये हमें यही सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व है, ये सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो। भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमें हमारी बॉडी जो इतनी मतलब मसल्स बनते हैं ये सब पोषण से ही बनते हैं। अगर आप अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा पोषक तत्व एब्जॉर्ब करेंगे तो हम मतलब हमारी जो मसल्स होंगी वो स्ट्रांग होंगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, भोजन से
भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो पहले उसको पेट में पचाया जाता है। हालांकि पेट के अलावा आँत में भी पचाया जाता है, लेकिन उसको पाचित जब वो पच जाता है खाना, तब हम उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण, मतलब बहुत से ऐसे हैं, फैट, इनको हम एब्जॉर्ब करते हैं और ये सब ब्लड के थ्रू हम सेल तक पहुँचाते हैं। देन सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा हमें एनर्जी मिलती है और इन्हीं पोषक तत्वों से हमारी मसल्स जो होती है वो स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है हमें ज़रूरत क्या है। मतलब हम तो जानते हैं ज़रूरत क्या है, बट इसको हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जान लेते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स की, पोषण की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जो पहला चीज़ होता है वो होता है ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति, हमें ऊर्जा चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। बिल्कुल, हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, मतलब बहुत से काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना से मिलेगी। जब हम खाना खाएंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर मतलब ग्लूकोज क्या होता है, एक हम उसको ऐसे बोल देते हैं ग्लूकोज बार बार, वो एक जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है। हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, स्टार्च भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोल दो, एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। जो अभी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसका सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा हमें उससे एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। एटीपी, ध्यान दीजिएगा, एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम इसको जानने वाले हैं एक साइकिल में, ठीक है। चलिए, तो हम पहली बात क्या, हमें ऊर्जा चाहिए होती है। दूसरी क्या होती है? दूसरी बताइए। दूसरी होती है हमें रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा का मतलब क्या होता है? आप सभी अगर न जानते हो तो हम बता दें। हम सभी के अंदर एक होती है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो क्या करती है? से इम्यूनिटी सिस्टम, आप समझिए, जो हमें चोट लग जाता है, कहीं छोटा मोटा चोट लग जाता है, तो हम मेडिकल या फिर हॉस्पिटल नहीं जाते, वो स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कारण क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, हम रोगों से उतनी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। नॉर्मली सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम दो एक दिन में ठीक हो जाता है, वो कारण है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कब होगा? जब आप अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सब मतलब अच्छे मात्रा में लेंगे, तब हमारा जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और हम विभिन्न नाना प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। अगला सोर्स क्या जो होता है वो होता है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। कोशिकाओं की मरम्मत, इसका क्या मतलब है? इसका क्या लॉजिक है? देखिए, अभी मैंने बताया हमें चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन हमें जहाँ चोट लगता है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका तो वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे फिर अपने स्वतः ठीक होने लगते हैं। इसे कहते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत। जब हम ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत करने में सहायता करते हैं। तो ये हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नाउ अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, इसका क्या मतलब है? चलिए देखिए, करेक्ट मतलब जो हमारा पोषण होता है वो कितने कितने प्रकार पे होता है। अब जैसे कुछ पोषण मतलब हम कहाँ से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं,
ये इसका मतलब है। तो पोषण जो होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोषण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, यू कैन से इट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो होता है वो होता है विषमपोषी पोषण, या फिर परपोषी बोल दीजिए, परपोषी, परपोषी या विषमपोषी, विषमपोषी पोषण, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, HETROTROPHIC, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब हम इन पर देखते हैं। हमारा जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो हम देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसको रीअरेंज कर देते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण, सबसे पहले कुछ बातें सुनिए। स्वपोषी पोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी या ह्यूमंस में नहीं होता, या फिर किसी और जीव में नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ एकदम मतलब यूनिक है, यह सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होता है। और जो हाँ, तब बात आती है हम लोग आखिर क्या हैं, हम लोग विषमपोषी पोषण हैं, क्योंकि हम लोग खुद पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। हम लोग पेड़ पौधों पर, मतलब ये जो गेहूं दाल चावल ये सब होते हैं, ये सब पौधे तो हुए हैं, ये सब पौधे ही हैं। और ये सब ये किस पर रहते हैं, ये हम पर तो नहीं रहते, ये सूर्य पर रहते हैं। पानी पर तो हर कोई रहता है। तो मतलब ये सब नेचुरल जो चीज़ें हैं, इनका कोई आश्रय नहीं है। मतलब नेचुरल चीज़ें नेचुरल हैं, वो किसी का बनाया नहीं। बट हम तो पेड़ पौधे पर रहते हैं, पेड़ पौधे तो हम पर नहीं रहते, इसलिए वह स्वपोषी पोषण होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण समस्त हरे पेड़ पौधों में होता है, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव स्वयं को पोषित करता है। मतलब वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, वो खुद अपना काम कर ले, खाना खुद बना ले, उसे क्या कहते हैं हम, स्वपोषी पोषण। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं अकेले मतलब रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं घर पे, या फिर अकेले कहीं भी अकेले हो, वो खाना जब बनाते हैं तो वो सोच रहे हैं तो हम भी स्वपोषी पोषण हो सकते हैं, क्योंकि खाना तो वो खुद बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खाना ज़रूर अकेले बना रहे हो, लेकिन उसमें जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो आपको कहाँ मिला। ज़रूरत मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वो तो उसी का है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम बनाएंगे क्या। इसीलिए वो मतलब आप पेड़ पौधे पड़ते हो, हम निर्भर है ना, उन्हीं का मटेरियल्स लाए हैं, उन्हीं का खाना बनाए, उन्हीं का खाएंगे, तो हम उन पर निर्भर हुए। इसीलिए स्वपोषी पोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में ही होता है। चलिए हम इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण की डिफिनेशन जो है लिखिए, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव स्वयं को पोषित करता है, स्वयं को पोषित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण आगे कुछ लिख सकते हैं। स्वपोषी पोषण समस्त हरे पेड़ पौधों में होता है, ठीक है, समस्त हरे पेड़ पौधों में होता है। चलिए ये हुआ। अब एक बात आती है, आपके मन में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। से हम लोग हैं गैस का चूल्हा का यूज़ करके उसको मतलब अंदर से हीट देते हैं, तब खाना उबलकर तैयार हो जाता है, पक जाता है। लेकिन ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, देखिए इनके लिए भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों ने नाम सुना जरूर होगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। खैर इसको अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट आने वाला ही टॉपिक
हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो खैर ये पूरा स्वपोषी पोषण के बारे में हो गया है। स्वपोषी पोषण में समस्त सारे पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव स्वयं को पोषित करता है, वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो खैर वही हरे पेड़ पौधे हुए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषम पोषी पोषण की। सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर स्वपोषी पोषण होता है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला है विषम पोषी पोषण, यानी कि परपोषी पोषण, जो भी लिख लीजिए। विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसका इंग्लिश। चलिए हमने अभी बताया विषम पोषी पोषण में हम ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस के अलावा जितने भी जीव हैं सब विषम पोषी पोषण में आते हैं। अब इसका सीधा डेफिनेशन लिखिए। पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल ऐसे मनुष्य हुए, जैसे मनुष्य, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी, मतलब आप जितने भी जंतु हैं इस पृथ्वी पर सब विषम पोषी पोषण होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण होते हैं। तो चलिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन हाँ, एक अभी टर्म है, ये जो परपोषी पोषण होता है, परपोषी पोषण भी दो प्रकार का होता है। क्या आप कहेंगे स्वपोषी पोषण? नहीं, स्वपोषी पोषण कोई इसका टाइप नहीं है। हाँ, उसके एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि उसका ही एक भाग है, समझ लीजिए। मतलब जो स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा, वो कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले इसको जान लेते हैं, ये जो विषम पोषी पोषण होता है, परपोषी पोषण होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है परजीवी और एक होता है पैरासाइट, यानी कि मृतोपजीवी। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है परजीवी और दूसरा होता है मृतोपजीवी। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आखिर परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर क्या है। ठीक है, ये जो परजीवी होते हैं ये किसी दूसरे जीव पर इस प्रकार निर्भर रहते हैं, वह उसे धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आपके दिमाग चलिए सोचिए, कोई ऐसा जीव बताइए जो हमें या किसी अन्य जीव को धीरे धीरे क्षति पहुंचाए। हालांकि उससे मतलब अपने जो काम की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो उससे ले भी रहा है और उसे धीरे धीरे क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, जू का नाम सुने हैं आप लोगों ने? जो हमारे बाल में रहता है, हमारे बाल तो खैर बहुत छोटा है, तो हमारे बाल में जो जू रहता है वो एक परजीवी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हालांकि वो हमारा खून भी चूसता है और अपना तो मोटा भी होता है और हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। ऑब्वियसली ऐसे भैंस उसके पास भी बड़े बड़े होते हैं। तो ये एक से एग्जाम्पल हुए। और मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का मतलब होता है कोई ऐसा जीव जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है। जैसे कवक का नाम आप लोग सुने होंगे। से अक्सर जो देसी खाद जो होते हैं गोबर का, या फिर उस पे ये ज़्यादा मिलते हैं कुछ। हालांकि जो जहाँ भी कोई भी सड़े गले पदार्थ होंगे वहाँ पर ये मिलते हैं। यानी कि ये क्या है, डेफिनेशन सीधा लिख लेते हैं। परजीवी इसका डेफिनेशन क्या है? परपोषी की वह विधि, परपोषी पोषण यानी कि विषम पोषी पोषण की वह विधि, विषम पोषी पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत, विषम पोषी पोषण की वह विधि जिसमें वह विधि
वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव को धीरे धीरे क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल कहाँ हुआ। विषम पोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव को धीरे धीरे क्षति पहुंचाता है। यानी कि वो भाई साहब जो होते हैं वो अपनी यूज की चीज़ें ले लेते हैं, बट उसको तो जो जिससे लिए हैं उसका तो नुकसान हो रहा है ना। चलिए, अब इसके बाद आता है मृतोपजीवी। इसको इरेज कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मृतोपजीवी की। ठीक है, दूसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? पर विषम पोषी पोषण की वह विधि, विषम पोषी पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव सड़े गले मृत पदार्थ मतलब जिनकी डेथ हो गई, मतलब जो खराब हो जाते हैं, सबसे मृत पदार्थ कहते हैं। मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये हो गए मृतोपजीवी की। मृतोपजीवी क्या है? परपोषी की वह विधि जिसमें कोई जीव सड़े गले मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कवक। कवक क्या होता है? जो छतरी की तरह, छतरी के आकार का नहीं होता, सफ़ेद, वही होता है कवक। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्रकाश संश्लेषण। खैर, हम इस प्रकाश संश्लेषण को यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, बस इतना ही। और गर्मी भी बहुत है, हमें देखिए पसीना आ गया है, तो आपके लिए इतना सब कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ क्या चाहते हैं? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भैया। अगर आप अल्फ़ा सीरीज़ से खुश हो, हमें अल्फ़ा सीरीज़ कुछ बेनिफिट दे रहा है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने थोड़ा लंबा टॉपिक कर लिया है। न्यूट्रिशन देखा, लाइफ प्रोसेस देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर लिया है। अब कल के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, यानी कि पूरा फोटोसिंथेसिस का पूरा अच्छे से देखेंगे। और बहुत वो भी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं। अगर वो छोटा टॉपिक होता तो उसको भी इस लेक्चर में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई डाउट आपको हो, या फिर कहीं आपको लगा कि कुछ गलत कर दिया हमने, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इसका, हमने तो खैर नोट्स तो साथ दे ही दिया है, बट अगर आप इसका हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, जहां आपको अगर कोई डाउट हो, PDF चाहिए तो हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।